नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा तथा यूपीजीआईसी प्रवक्ता हिंदी के परीक्षा के पूर्व एक सुपर अभ्यास सेट प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कुछ ऐसे प्रश्नों को हमने चुना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कुल 100 प्रश्नों का ये संग्रह है। तो इसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब अंत तक देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ऑप्शन दिया गया है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। जब आप छायावाद नाम की पुस्तक पढ़ेंगे डॉक्टर नामवर सिंह की, तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था, जो कि एक श्री शारदा पत्रिका निकलती थी जबलपुर से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले छायावाद का नाम दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो मुकुटधर पांडे होगा। दूसरा प्रश्न है कि अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन दिया गया है तेज सिंह, पंकज विष्ट, जयप्रकाश करदम, अशोक मिश्र। तो अपेक्षा पत्रिका जो कि दलित विमर्श पर आधारित पत्रिका थी, नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। इसके जो संपादक थे तेज सिंह, ठीक है, जो कि अब नहीं रहे। तो जब ये पत्रिका निकलती थी तो उसका संपादन तेज सिंह करते थे। अगला प्रश्न है कि कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया है अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब है बद्री विशाल। कल्पना पत्रिका जो कि हैदराबाद से प्रकाशित होती थी, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। इसके संपादक थे बद्री विशाल पित्ती। अगला प्रश्न है, छायापथ किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है एकांकी, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्टाज होना चाहिए। तो छायापथ किस विधा की रचना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गद्य काव्य। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है कुंभन दास। कुंभन दास अष्टछाप के एक फेमस कवि थे। आप कमेंट्स करके बताइए कि इनके गुरु का क्या नाम थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अष्टछाप में 4 शिष्य अलग अलग गुरुओं के रहे हैं, 4-4। तो कुंभन दास किसके शिष्य के अंतर्गत आएंगे। और इनके जो ये कोटेशन दिया गया कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आप इस कहानी को जानते हैं कि अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था, लेकिन उस जाने के बाद कुंभन दास ने तुरंत ये प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि जो भक्त हैं उनको सीकरी यानी कि जो कैपिटल है उसमें उनका कोई काम नहीं है, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, अपना वो रचना कर्म करें या फिर मंदिरों में रहें। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि सही युग्म का चयन करना है। तो जो विकल्प दिया गया है, एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ रचना है। तो भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा लिखा है, नहीं। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय की यात्रा, नहीं। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो 4 अनुच्छेद दिया है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इस पर वीडियो लेक्चर बनाया था संवैधानिक स्थिति पर, आप सभी ने उसे देखा होगा और तुरंत आपके दिमाग में अब इसका सही आंसर भी आ गया होगा। अनुच्छेद जो दिया है, अनुच्छेद 342, 344, 350, 348। तो 342 तो एकदम से खारिज है। इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। इस प्रश्न का भी सही जवाब आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में इस पर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था। इसका सही जवाब है 2003 में। तो दिमाग में रखिए कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूटज निबंध के लेखक हैं।
कुटज निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? परिशिष्ट उपन्यास जो कि गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा, राजनीति। तो परिशिष्ट उपन्यास का जो केंद्रित विषय है वो है राजनीति पर आधारित। अगला प्रश्न है वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं, विकल्प दिया है अरुण माहेश्वरी, रविंद्र कालिया, सुधीर पचौरी, अरुण कमल। का सही जवाब है सुधीर पचौरी। अगला प्रश्न है पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। तो पाली जो शब्द बना है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई उसको लेकर अलग अलग विद्वानों में मतभेद रहा है। जब एक मेरा वीडियो लेक्चर आप देखेंगे पाली प्राकृत अपभ्रंश पर, मैंने काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है, तो आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत मेहनत करके उस वीडियो को मैंने बनाया था और बहुत पहले बनाया था, तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। विकल्प दिया हुआ है ए प्राकृत, पाकट, पांड, पाउल, पाली। दूसरा विकल्प है पंक्ति, पंक्ति, पड्डी, पल्ली, पाली। तीसरा विकल्प है पर्याय, पालियाय, पालियाली, फिर पाली। चौथा विकल्प है पाठ, पाटिठ, पाली, पाली। तो इसका जो सही जवाब है इसमें वो है पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। ये क्या है बहुमान्य है। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनका भी कोई ना कोई विद्वान जिक्र किया है। ठीक वैसे ही जैसे आप आदिकाल पढ़ेंगे तो उसका नामकरण अलग अलग लोगों ने किया है, लेकिन सर्वमान्य तरीके से आदिकाल जो शब्द है वही मान्य है। तो इस प्रश्न को उसी हिसाब से देखने की जरूरत है। अगला जो प्रश्न है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण हैं, मतलब कि विद्वान कौन है जिन्होंने व्याकरण लिखा है पाली भाषा का? विकल्प दिया गया है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्राचार्य। इसका सही जवाब है कात्यायन। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। ये विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है 2। अगला प्रश्न है य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि य, र, ल, व एक खास वर्ग में आता है, उन व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के बीच में कुल 25 जो व्यंजन आते हैं, वर्ण आते हैं, वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है, और श, 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 ह ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है सदियों का संताप किस कवि की कृति है? ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशीला टागभौरे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? ऑप्शन दिया गया है आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, स्वामी। तो इसका सही जवाब है महाभोज। इनका उपन्यास भी है और इन्होंने उसका नाट्य रूपांतरण भी किया है, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में लगा भी है। अगला प्रश्न है देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देव ने अष्टयाम की रचना की है। अब उसकी विषय वस्तु पर सवाल पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन दिया गया आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति, रसों का विवेचन, नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। अगला प्रश्न है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस सन में हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1960, 1961, 1962, 1963। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरीके से जब आप प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ेंगे दंगल झाल्टे की, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, वो भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यह भाषा विज्ञान से संबंधित सवाल है। लाठी शब्द का अर्थ सहारा के रूप में अगर किया जा रहा है तो अर्थ विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा? तो विकल्प दिया गया है अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण।
तो इसका जो सही जवाब है वो है अमूर्तीकरण। जब आप अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें कई विभाजन किए गए हैं अर्थ को लेकर, कैसे अर्थ परिवर्तन किया जाता है, उसी से संबंधित ये सवाल था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प दिया गया है 13 स्वर 39 व्यंजन, 12 स्वर 34 व्यंजन, 15 स्वर 41 व्यंजन, 14 स्वर 36 व्यंजन। तो इसका जो सही जवाब है 13 स्वर 39 व्यंजन, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। कुल ध्वनियों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? तो विकल्प दिया गया है चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी। सही जवाब है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन दिया गया है सन 1840 में, 1826 में, 1830 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में। सही जवाब है 1826 ईस्वी में। और अभी हाल ही में डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किस दिन प्रकाशित होता था, तो इसका सही जवाब है मंगलवार। ठीक है। और बाकी संपादक और कहाँ से प्रकाशित होता था ये भी आप लोगों को पता ही होगा, कोलकाता और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, जो कि कानपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड की आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? विकल्प दिया गया है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब्रजभाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो प्रकाशन कहाँ से हुआ था? विकल्प दिया गया है मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बनारस। हंस पत्रिका का संपादन सन 1930 ईस्वी में प्रेमचंद ने किया था और इसका प्रकाशन बनारस से हुआ था। इससे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तब इसका सही जवाब दिल्ली हो जाएगा और इसके जो संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र यादव। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों यानी कि खंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 57, 56, 55, 54। सही जवाब है 57। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की उक्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है। विकल्प दिया गया है भारतेंदु, भिखारीदास, देव, पद्माकर। सही जवाब है इसका भिखारीदास। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, मतलब कि किस विधा में लिखी गई है बोलगा से गंगा? आप जानते हैं कि इसके जो राइटर हैं राहुल साकृत्यायन है। तो ये क्या है? नाटक, कथा, निबंध संग्रह, यात्रा संस्मरण। इसका सही जवाब है ये कथा है। 60 स्टोरीज हैं इसमें, कुल 20 60 स्टोरीज हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है कथा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूर सारावली को, साहित्य लहरी को। तो इसका जो सही जवाब है वो है भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा था। ये एक बार यूपी जीडीसी के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। यह एक दलित रचना है, दलित साहित्य से संबंधित। विकल्प दिया गया है नैमिष राय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। सही जवाब है माता प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजभाषा आयोग कब बनाया गया था। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राजभाषा नियम कब बनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है 1976। अब उसमें कुल कितने नियम बनाए गए थे? ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 12, 13। सही जवाब है 12। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 346, 345, 347, 348। तो इसका जो सही जवाब है वो है 348। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ऑप्शन दिया हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो इसका जो सही जवाब होगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से।
और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था सन 1961 ईस्वी में, जो कि इसी प्रश्न पत्र में हमने पहले पढ़ा है अभी। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है। ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त कराती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, उसे क्या कहते हैं? कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, साक्षात रसमूर्ति, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो इसका जो सही जवाब है कि साक्षात रसमूर्ति कहा गया है घनानंद को। ठीक है। राघव चेतन का संबंध किससे है? रामकथा से, कृष्ण कथा से, संत काव्य से, पद्मावत से। तो इसका जो सही जवाब है पद्मावत में राघव चेतन का जिक्र किया जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद, शैवागम, रहस्यवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है शैवागम। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? बिहारी सतसई बिहारी द्वारा लिखी गई रचना, रीतिकालीन रचना है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है कल्पना का समाहार, कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपतुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। तो इसका जो सही जवाब है कल्पना की समाहार शक्ति। अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? विकल्प दिया गया है बिहारी, बोधा, मतीराम, ठाकुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है मतीराम। इसीलिए उन्होंने एक रचना भी लिखी है भाव विलास। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? अब हिंदी व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था उस किताब का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण। सही जवाब है हिंदी व्याकरण नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? विकल्प दिया गया खरोष्टी, कुटिल, ब्राह्मी, गुप्त लिपि। तो इसका जो सही जवाब है वो ब्राह्मी लिपि है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? ऑप्शन दिया गया उदीच्य, प्रातीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दाक्षिणात्य। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राच्य। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? वचन, लिंग, पुरुष, कारक। तो सही जवाब है लिंग। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 8, 9, 7, 6। तो इसका जो सही जवाब है वो है 7। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन दिया गया है जेशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो व्याकरण तो सारे लोगों ने इसमें लिखा है, लेकिन हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है जेशुआ केटलर ने। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? यानी कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था 1826 में प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड, उसका जो स्वरूप था वो कैसा था? जिसका जो सही जवाब है साप्ताहिक था। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? मतलब सुमेलित नहीं है। तो जो युग्म दिया गया है, अफसोस फारसी में, कैंची तुर्की में, गमला पुर्तगाली में, कारतूस अंग्रेजी में। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कारतूस अंग्रेजी में। ये शब्द कारतूस अंग्रेजी का नहीं है, बाकी जितने भी शब्द हैं, अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची शब्द तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का है। तो ये सब सही है, और जो कारतूस है वो अंग्रेजी का है, नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार विजय दानदेथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? ऑप्शन दिया गया है दुविधा, अनेकों हिटलर, बनिया का चाकर, साधु की कमाई। सही जवाब है दुविधा। अगला प्रश्न है, अपरूप का कवि कहते हैं?
अपरूप का कवि किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, विद्यापति, बिहारी, निराला। सही जवाब है विद्यापति को। जब मैं डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ा रहा था तो उस समय इसका जिक्र किया था, तो बच्चन सिंह ने अपरूप का कवि कहा है विद्यापति को। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो 4 नाटकों का नाम दिया गया है, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, रत्नावली, विशेषस्य विषमौषधिम। ठीक, तो इसमें मौलिक नाटक नहीं है, अनुदित है। सही जवाब है रत्नावली। अगला प्रश्न है कि मान स्वर कितने होते हैं? कई बार इसको लिख देता है मानक स्वर, तो इनकी संख्या कितनी है? 7, 6, 9, 8। तो मानक स्वरों की संख्या कुल है 8। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन दिया गया है सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, काका कारेलकर, उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ तो ध्यान में रखिए ही, लेकिन बिना किसी प्रेशर के ही अब आप देखते होंगे जितना भी व्हाट्सएप या फिर जहाँ भी मैसेज करना पड़ता है, बात तो हम हिंदी में करते हैं लेकिन उसकी जो लिपि होती है वो रोमन लिपि हो जाती है। तो ये देखिए तकनीक ने कैसे लोगों को बना दिया कि एक ज़माना था कि देवनागरी लिपि को अदालत में मान्यता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन अब कोई भी अपनी बात अभिव्यक्त करना पड़ता है तो उसे हम देवनागरी के साथ साथ रोमन में भी लिख देते हैं। लिखेंगे हिंदी के शब्दों को ही लिखते हैं, लेकिन लिखने का जो ढंग होता है वो रोमन लिपि हो जाता है कई बार। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? तो ऑप्शन दिया गया है रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो विकल्प दिया गया है नामवर सिंह, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राजेंद्र यादव, शंभुनाथ सिंह। सही जवाब है नामवर सिंह। अगला प्रश्न है मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, यशपाल, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र। तो किनके बीच लिखा गया? तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच ये संवाद लिखा गया था, जिसका नाम है मित्र संवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्रेयी पुष्पा, मनु भंडारी, पद्मा सचदेव। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वह है कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो। सही जवाब है भोजपुरी। जब मैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर बात कर रहा था तो इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस संख्या में भोजपुरी हिंदी के लगभग बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में भी दर्जा नहीं मिला है। लगातार इससे सवाल बनते रहे हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है, यानी अंग्रेजों द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है भारत भारती, चिंगारियाँ, बंदिनी, झांसी की रानी। तो इसका जो सही जवाब है वह है चिंगारियाँ। अगला प्रश्न है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ। सही जवाब है चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। सही जवाब है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो इस प्रश्न को देखिए, गंभीरता से देखिए। पहले तो आपको इसी में पता चल गया कि ये किसका कथन है कि सूर काव्य की ऐसी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है? छंद को लेकर, रस को लेकर, नवीन प्रसंगों की उद्भावना को लेकर, प्रबंध पटुता को लेकर। सही जवाब है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला प्रश्न है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? किस विद्वान द्वारा यह परिभाषा कही गई है? तो इसका जो सही जवाब है
वह है कामता प्रसाद गुरु। और विकल्प में दिया था किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब है कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो लिख आ जाएगा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यहाँ तक ही। और दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो दोनों का जवाब क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो पहले तो ध्यान में रखिए कि रस सूत्र दिया था भरत मुनि ने, लेकिन उस पर बाद में 4 आचार्यों ने व्याख्या की थी, जिसको रस सूत्र की व्याख्या कहा जाता है। तो अनुमितिवाद किसने किया था, व्याख्या किया था? ऑप्शन दिया गया है भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है शंकुक। शंकुक ने अनुमितिवाद नाम का सिद्धांत दिया था, जबकि भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद नाम के सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। तो किस आलोचक ने दिया था और किस पुस्तक में दिया था? दोनों दिया गया है, एक तरफ आलोचकों का नाम है, दूसरी तरफ पुस्तकों का नाम है। तो पहला जो विकल्प है कि मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में दिया था, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चे की भूमिका में दिया था, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में दिया था, या फिर लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव में दिया था। तो इसका जो सही जवाब है मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नामक किताब में इस विवाद को जन्म दिया था कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है उपमा, रूपक अतिशयोक्ति, रूपक उत्प्रेक्षा। तो इसका जो सही जवाब है वो है रूपक अतिशयोक्ति, मतलब इसमें रूपक भी है और अतिशयोक्ति अलंकार दोनों मिश्रित है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, सन 1900 से 1950 विक्रम संवत, 1925 से 1950, 1925 से 1975, 1900 से 1925। तो ये सब विक्रम संवत में दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका जो सही जवाब है संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, देव किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? तो जिला पूछा जा रहा है, मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो देव जो थे वो इटावा के रहने वाले थे और इनका जो पूरा नाम था वो देवदत्त था। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स कर पूछा था कि देव का पूरा नाम क्या है, तो देवदत्त इनका पूरा नाम है, इटावा के रहने वाले थे। आजकल अगर इटावा का नाम लिया जाएगा तो दूसरे लोगों का, राजनीतिक लोगों का थोड़ा सा नाम आ जाता है उसमें, लेकिन देव को याद रखिए कि इटावा के रहने वाले। अगला प्रश्न है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन। तो अखरावट के जो रचयिता हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। सही जवाब है पुर्तगाली। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो एक कोटेशन ही है कि नंददास जड़िया। ठीक है, तो विकल्प जो दिया गया है चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास, परमानंद दास। तो इसका जो सही जवाब है नंददास। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4। इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है, कत देखाए कामिनी दय, कत दिखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थरथराती सो तन फिरे, फरफराती घनमाए। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी, सैयद गुलाम नबी रसलीन, भिखारी दास। तो इसका जो सही जवाब है वो रसलीन ने इस पंक्ति को लिखा है और उनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी, और ऊपर देखिए रहीम का भी पूरा नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्न और तैयार हो रहे हैं, तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन।
सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया प्रतिदर्श, काव्य अलंकार, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण। सही जवाब है काव्यादर्श। बाकी जो रचना है काव्य अलंकार भामह ने लिखा है, इसके अलावा रुद्रट ने भी लिखा है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका जो विकल्प दिया गया है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। सही जवाब है जगदीश गुप्त। खलटाही का दूसरा नाम है, खलटाही भाषा है, इसका दूसरा नाम क्या है? बघेली, बुंदेली, ब्रजी, छत्तीसगढ़ी। सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। सही जवाब है ध्वनि। ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिम विज्ञान या ध्वनि विज्ञान दोनों क्या है? एक ही हैं। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी कि रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरा अनुपालन के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। इसका जो सही जवाब है वो है स्वांतः सुखाय के लिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रामचरितमानस का दूसरा नाम क्या है? रघुनाथ गाथा। तो हो सकता है कि कभी सवाल पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही जवाब है इसका रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर 12वें चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कि दोहा चौपाई के स्थान पर 12वें चौपाई का उन्होंने प्रयोग किया है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो किस कवि ने किया है? ऑप्शन दिया गया नूर मोहम्मद, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह। सही जवाब है नूर मोहम्मद। और एक जिक्र और आता है हिंदी को लेकर, सूफी कवियों ने नूर मोहम्मद पर एक ताना कसा हुआ था, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है, तो इसका जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ इसके पहले। उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। सही जवाब है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रक्षते उक्ति के लेखक कौन है? भामह, विश्वनाथ, मम्मट, दंडी। सही जवाब है दंडी। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया गया है पूर्वीपन, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता, किस्सा गोई। तो इसका सही जवाब है पूर्वीपन। अगला प्रश्न है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं? शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षोत्री। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्रभाकर क्षोत्री। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? भक्ति काव्य को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा था सबसे पहले? ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है क्या है? ऑप्शन दिया गया है शाही, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नेमिचंद्र जैन। सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ध्यान रखने वाली बात है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास नामक जो इतिहास ग्रंथ है उस पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें भाषा और संवेदना को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है उसको। तो काव्य भाषा परक समीक्षा किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही, मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। सही जवाब है मुक्तिबोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशवदास, देव, मतीराम। सही जवाब है केशवदास। अच्छा, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसका कहीं जिक्र क्लियर नहीं मिलता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि केशव को हृदय नहीं मिला था, वे हृदयहीन कवि थे। लेकिन जब आप देव मिश्र बंधुओं की किताब पढ़ेंगे तो उसमें देव ने कहा था कि केशव जो है वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। लेकिन अभी तक जितना भी पेपर सेट किया जा रहा है वो उसमें यही पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया, और उत्तर उसका होता है कि केशवदास को कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब ये कब सही इसका जवाब विकल्प में माना जाएगा, इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य वामन, दंडी, विश्वनाथ। सही जवाब है विश्वनाथ। तुलसीदास चंदन घिसाएं के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हरिशंकर परसाई। कुट्टी चातन नाम से किस
नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? कुट्टी चातन उपनाम से किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। सही जवाब है इसका अज्ञेय। बांगरू किस उपभाषा की बोली है? बांगरू का दूसरा जो नाम है वो हरियाणवी भी है, तो ये किस भाषा के अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। उदय भानचरित के लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। इसका सही जवाब है इंसा अल्लाह खां, और इस रचना का दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है कि अमन का राग के लेखक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन। सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो रचनाओं का नाम दिया है पद्मावत, मृगावत, चित्रावली, मधुमालती। तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले जो रचना है वो मृगावती है, तो इसका जो सही जवाब होगा मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाएं दी गई हैं। कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं उनको मैं पढ़ देता हूँ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े, दास्तान। यानी कि जितनी भी आत्मकथाएं हैं अलग अलग लेखकों की हैं, तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है? तो अर्धकथानक आप देख रहे हैं कि सबसे प्राचीन माना जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े, दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। महाकाव्यों का नाम दिया है साकेत, उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी। तो इनका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है बी, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5। तो इसका सही जवाब है 5, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरीके से 5 वर्गों में बांटा गया है। तो हमने कुल 100 सवालों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आने वाले एग्जाम में इससे कई प्रश्न आ सकते हैं। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये सुपर अभ्यास सेट आपको कैसा लगा।